हाँ, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टी देख ली है ना? कोई बचा हो तो बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात हो गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया कि कुछ बाकी था? ऑलमोस्ट कहाँ तक हुआ था? क्या मुझे बताओगे? अच्छा हम एक-एक वो करते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम बताते जाना क्या-क्या हो गया। ठीक है? पहला पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियल में नहीं एक्सिस्ट करती, इमेजिनरी होती हैं। ये पता है? दूसरा, एक दूसरे को नेवर क्रॉस क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस कर देंगी तो 2 डायरेक्शन आने लगेगा। तुमने कल बोला था। तीसरा पॉइंट ए ने हाँ, कैन नेवर एक्जिस्ट इन क्लोज़ लूप, नेवर एक्जिस्ट इन क्लोज़ लूप। तुम्हें पता है ना? हेलो। अच्छा तो ए ए एक एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि तुमने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो होता है ना मैग्नेटिक फ़ोर्स नाम सुना ही होगा। मैग्नेटिक फ़ोर्स मैग्नेटिक फ़ोर्स का नाम नहीं सुना? मैग्नेटिक फ़ोर्स उस उसके द्वारा वर्क डन कैसा होता है? हुँ, हुँ। आई आई ओ तेरी की कहाँ पढ़ा? ओके। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फ़ोर्स ऑलवेज़ 0 होता है। ये जो क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया हुआ है। नीट का मुझे पता नहीं। क्यों क्यों होता है? क्यों क्लोज़ लूप में एक्सिस्ट करता है। क्लोज़ लूप में। क्लोज़ लूप में क्या करता है? एक्सिस्ट करता है और तुम्हें पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई लूप क्या हो गया? क्लोज़्ड हो गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? मतलब एस फाइनल इज़ इक्वल टू एस इनिशियल। तो डीएस क्या हो गया? 0 हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? हेलो? मेरी बात आवाज़ नहीं समझ में आ रही है क्या तुम्हें? मैंने क्या बोला? वर्क डन इसका 0 क्यों होता है? मैग्नेटिक फ़ोर्स का? कैन यू टेल मी प्लीज़ व्हाट इज़ द वर्क डन ऑफ मैग्नेटिक फ़ोर्स? हाँ। हुँ, हुँ। और? मैंने रीज़न पूछा कि व्हाई वर्क डन बाय मैग्नेटिक फ़ील्ड इज़ कंसिडर्ड एज़ 0। यार मतलब तुम सुन नहीं रहे थे, तुम कुछ काम कर रहे हो क्या? आर यू बिज़ी? तो फिर तुम बता मतलब तुमने यही नहीं सुना कि जबकि वो मैंने बोला ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। आह, हेलो? हाँ, तुमने बताया नहीं। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? मैंने बोला कि मैग्नेटिक फ़ोर्स की वज़ह से जो वर्क डन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वो जो होता है क्लोज़ लूप में एक्सिस्ट करता है। मतलब अगर क्लोज़ लूप हो गया, तो फाइनल पोज़ीशन और इनिशियल पोज़ीशन क्या होगा? सेम होगा, तो डेल्टा ds 0 होगा, तो एफ डॉट ds भी 0 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा? ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी लूप में एक्सिस्ट करती हैं क्या? नहीं करती। तो ये भी एक पॉइंट था, ठीक है? अब पाँचवाँ पॉइंट हम देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली बात तो इमेजिनरी है, लेकिन इसको हम काउंट कैसे करेंगे? कैसे काउंट करेंगे? एक काउंट करना देखो, जहाँ पे अगर तुम मान लो गिन ले रही हो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 4 इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1, 2, 3, सिर्फ 3, तो इन दोनों में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं, ठीक है? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ज़्यादा पास-पास होंगी, वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी? हाँ, ज़्यादा होगी या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? होगा ना? और अगर दूर-दूर है तो? हाँ, बहुत गर्मी हो रहा था। और अगर दूर-दूर होंगे तो? ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है क्या? मैं फैन को काफ़ी पीछे कर दिया हूँ, वरना मैं सर के पास रख के सोता हूँ। घर पे भी सोता हूँ। अरे तुम्हें पता है वहाँ पे हॉस्टल में मैंने तो कूलर लगाया था, जब जो कि इल्लीगल है, मतलब बहुत ज़्यादा वो लेता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बिल आता है, पर हम लोग हॉस्टल में कूलर लगाए हुए थे। अभी कूलर वैसे ही पड़ा हुआ। नॉइज़ से नहीं, आदत हो गया। एक्चुअली ना हवा ज़्यादा, मतलब मैं तो कूलर भी अपने बेड के जस्ट पास रखता था। बाकी जो 3 लोग रूममेट थे उनको थोड़ा कम मिलता था, पर मैंने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए थे, तो मैं सबसे ज़बरदस्ती से अपने सर के पास रखता था। अरे नहीं, उन्हें एक्चुअली उनका कोई इरादा नहीं था कूलर लगाने का, वो मेरा ही आइडिया था क्योंकि मैं ही नहीं रह पा रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इफ देयर इज इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सॉरी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? हाँ, नहीं, वो भी नहीं है, फील्ड जीरो है, ठीक है? ये बात तुम्हें पता आ गया? अब ये अगर ये सारी बातें तुमको पता चली हो, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है, देखूं क्या तुम कर पाते हो। ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या इसे कर पाओगे तुम? दिख रहा है, a few electric lines for a system of two charges q1 and q2 fixed at two different points on x-axis are as shown in figure. The line suggests that, क्या लाइन सजेस्ट कर रही है? चलो बताओ। अब तक तुम्हें जितना पढ़ाया हूँ ना, अब तक जितना पढ़ाया हूँ, अगर तुम उसमें मतलब कान खोल कर अच्छे से बस सुने होगे ना, तो इस क्वेश्चन को कर दोगे। क्वेश्चन Q1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Q1 ग्रेटर देन Q2 मॉडुलस है, या फिर Q1 लेस देन Q2। और थर्ड है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब यहाँ से कुछ लेफ्ट यही है ना? हाँ, इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और दूसरा है कि Q2 के राइट में, Q2 है और इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। देखो जेई मेंस में आया हुआ है, जेई मेंस कह रहा हूँ, आईआईटी जेई में आया हुआ है, 3 मार्क्स में, ठीक है? 160 मार्क्स का, 163 मार्क्स का उस टाइम पेपर था, जे एडवांस का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बात है। और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओह, रियली? हाँ, बिल्कुल नहीं करता है क्लोज लूप। दिस इज क्लोज लूप, क्या है क्लोज लूप है? ए, जो भी हो, नहीं, ये भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम बस रीजन जस्टिफाई कर देना, ठीक है?
जहाँ तुमने क्या बोला, जहाँ फील्ड लाइन, आंसर नहीं बताऊंगा। तुम आंसर बताओ, फिर मैं तुमसे रीजन पूछूंगा, फिर तुम्हारी थोड़ी बेइज्जती करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कितने दिनों से नहीं करूँ बेइज्जती यार, अभी परसों ही इतना ज्यादा तारीफ किया था तुम्हारा और कह रही हो हद है। हाँ हो गया, तुमने पढ़ लिया, मैं बताऊं? ठीक है, बहुत अच्छी। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पता नहीं शिल्पा का, उसकी मम्मी का तबीयत खराब है। हाँ मैंने मैसेज किया था कि ज्वाइन द क्लास नाउ, तो उसके बाद से वो आई थी। मैं उससे आज बात कर लेता हूँ कि तुम आखिर चाहती क्या हो, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत करो, क्लियरली बोल दो। अपना ही नुकसान कर रही है, सीधी सी बात है। बिल्कुल, मतलब उसे लगता है कि वो रिकॉर्डिंग कहती है कि रिकॉर्डिंग से हम पढ़ लेते हैं, सर जो छूट जाता है। तो फीस देने का मतलब ही क्या है, तुम फ्री में ही रिकॉर्डिंग पढ़ो ना। अगर तुम्हें इतना ही समझ में आ जाता है, कोई फायदा नहीं है। खैर छोड़ो। हाँ, दिस इज Q1 और दिस इज Q2, ठीक है। अब तुम एक बात को ध्यान से दो, Q1 कैसा हो सकता है। Q1, Q1 से देखो, Q1 से ऐसा हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव। और Q2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो दिस इज नेगेटिव। हमें दो बात तो पता चल गई। अब ये बोल रहा है कि Q1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, ठीक है। और ये कह रहा है Q2 के इधर, मतलब एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है कि इधर जीरो हो सकता है। हम इन दोनों ऑप्शन को पहले चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। और ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। तो दिस इज पॉसिबल, है ना पॉसिबल। और थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे किधर होगा, इधर होगा। और Q2 की वजह से भी इधर ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो हो सकता है नहीं, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। तो इसको तो पहले ही खारिज कर दो, ठीक है। अब बच गया ये, इसमें हम हो सकता है, थोड़ा पहला को देख लें, ए को देखो। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होंगी, वहां पे क्या होगा, फील्ड ज्यादा होगा ना। तो उसके दो तर्क हैं। पहला तर्क, बीच से लाइन काटो और देखो इधर वाले ज्यादा पास पास हैं कि उधर वाले ज्यादा पास पास हैं। कौन ज्यादा पास है, Q1। तो इसका मतलब Q1 तगड़ा है Q2 से, ये तो कंफर्म है ना। तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन एडवांस में मल्टीपल चॉइस रहता है, तो हमें क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसमें और इसमें देखना है, क्योंकि जे एडवांस में ना मल्टीपल चॉइस रहते हैं। अब ये दोनों सही है या कोई एक सही है, हमें देखना है। तो मान लो अगर ए और सी का, सी तो पहले ही कट हो चुका है ना। नहीं, सी तो पहले सही हो सकता है। डी कट हो चुका है, डी कट हो चुका है। सी में इधर वाला मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो Q1 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर होगा। और ये तो बहुत दूर है, और ऊपर से कम भी है इसका चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगा। तो क्या है, कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकता। तो ये पक्का गलत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता ना तो सही हो जाता। देखो मैंने बोला था ना, कमजोर वाले के घर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस होता है। तो ये कमजोर था, तो इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि ये कम कम है, लेकिन इसके इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, वो क्या आएगा, वो दूर है तो ये भी कम आएगा, और इसकी वजह से कम आएगा ही। तो ये थर्ड वाला भी ऑप्शन खत्म। बस ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था। रीजन तुमने नहीं दिया था, बस बोला था कि हाँ ए है वो क्या। तुमने बोला क्यों, पर अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हाँ तुम्हारा सही था, कह सकते हैं मतलब, आधे तरीके से तो कह ही सकते हैं। हाँ तुमने ये बोला था, मैं तो बोला ही, लेकिन कॉन्फिडेंस मरा हुआ था तुम्हारा, नहीं मरा हुआ था। ठीक है,
आप देखो, द नंबर ऑफ लाइन्स, अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन, हद है यार। लोग कर ही देते हैं यार। क्या करें, तुमसे पैसा जो लिया है। मजाक कर रहा हूँ। खैर छोड़ो। देखो, द नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन द चार्ज। देखो, अगर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज क्या, पॉजिटिव चार्ज और दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो आने वाली लाइंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में आता है और पॉजिटिव में जाता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? नहीं, आने वाली लाइंस और जाने वाली जो लाइंस होगी, ठीक है, ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ नहीं होगा, नंबर्स ऑफ लाइन जो होगा, नंबर ऑफ लाइंस जो होगा, वो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चार्ज में कितनी लाइंस आएगी वो कौन डिसाइड करेगा? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ लाइन अगर एन आ रही है, तो इसका मतलब है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आ रही है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, एक चार्ज है, इसमें मान लो 5 × 10⁻12 लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, और एक चार्ज है जिसमें 4 × 10⁻⁻9, सॉरी +9 चार्ज जा रही हैं। तो बताइए कौन सा चार्ज ज्यादा, मतलब कौन सा चार्ज ज्यादा, इतनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं, दिस इज N1 और दिस इज N2, तो तुम्हें ये बताना है कि किसका चार्ज ज्यादा है, हु चार्ज इज मोर। हाँ, एक में आ रही है, ठीक है, और एक चार्ज है जिससे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब तुमसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है ना कि बताइए कितने हैं, कितने, किसका चार्ज ज्यादा है। एन इज इक्वल टू क्यू अपन, और इसके लिए एन इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना? और ध्यान से, वैसे भी बिना करने की जरूरत भी नहीं थी। तुम्हें देखो, जिसका नंबर ऑफ लाइन ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो इसका, हाँ तो है, किसका ज्यादा होगा? N1 का ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा दे दूं कि मान लो किसी में इतनी लाइंस आ रही हैं, 4 × 10⁻12 लाइंस आ रही हैं, और मतलब आ रही हैं, सॉरी आ रही हैं, और इसमें से 4 × 10⁻⁻ लाइन जा रही है, 4 × 10⁻12 लाइन जा रही है। बताओ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है? या फिर बताओ कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, तो कर लोगे? हाँ, अट्रैक्शन है, बहुत अच्छे। ये आ रही है, इसका मतलब निगेटिव। ठीक है, हाँ, हाँ, अट्रैक्शन होगा, और अगर फोर्स निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? जो Q1 होगा वो क्या होगा, N इंटू एप्सिलॉन, और जो Q2 होगा वो क्या होगा, N2 इंटू एप्सिलॉन। हाँ, वो तो माइनस, जब तुम बता दिए अट्रैक्शन, तो माइनस प्लस का मतलब ही क्या है? ठीक है, तो हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि मतलब इतना फोर्स निकलेगा, निकलेगा ना? वो निकाल के बताओ फोर्स। हद है यार, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिसका जि, हाँ तो करो तो हो जाएगा। कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए फिजिक्स में तो। आ गया?
लल लल्लू लल्लू कैलकुलेशन है। पहले तो एक एप्सिलॉन कट जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सो उसके बाद n1 एप्सिलॉन नॉट फिर n2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2। हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस देखो 1 मीटर ले लो, 1 मीटर ले लो। कर हाँ, कर लोगे ना? ये तो बेसिक बात है। ठीक है, तो जो अभी तुमने पढ़ा ना कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन होता है Q अपन क्या होता है? ठीक है, फ्लक्स। तो आओ अब हम पढ़ लेते हैं फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। वैसे तो तुम फ्लक्स एक बार पढ़ चुके होगे फ्लूइड में। हाँ, फ्लूइड में इस अरे देखो, फ्लूइड के 2 पार्ट हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। ठीक है, तो देखो जो बर्नौली वगैरह होंगे ना वो सारे डायनामिक के पार्ट हैं। टॉर्सेली, बर्नौली डायनामिक के पार्ट हैं और रेस्ट ऑल एक्सेस प्रेशर वगैरह, सरफेस टेंशन वो मैं तो बहुत जल्दी खत्म कर देता हूँ वो सब। सरफेस टेंशन वगैरह जो है, नहीं डायनामिक और ज्यादा इजी है। हाँ बोलो बोलो। ठीक है, संडे को कभी क्लास ले लेंगे, ठीक है। हाँ, एसएचएम ले लूंगा यार, बस मैं थोड़ा अपने कामों से थोड़ा। हम्म, हाँ, एसएचएम कंसेप्चुअल है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार। तो तुम अरे चैप्टर पढ़ने से मतलब है ना, उससे क्या एनसीईआरटी या सिंगल से क्या मतलब। एक्चुअली एक्चुअली सॉलिड वगैरह में हम लोग जनरली वही पढ़ते हैं। वो टॉर्शन वगैरह पढ़ते हैं, यंग मॉडुलस वगैरह, बल्क मॉडुलस वगैरह। ठीक है, ये तो सब 1 घंटे के टॉपिक हैं। 1 आवर्स। किससे? ये वाला क्या, अगर दो रखा गया है। वर्क डन बाय स्ट्रेस, हाँ आ जाते हैं, आ जाते हैं। मैं तो जब एग्जाम दे रहा था ना तो पिछले 3 साल से मैंने देखा फ्लूइड से एक भी क्वेश्चन ही नहीं आता था। मतलब बहुत कम क्वेश्चन आता था, बहुत कम। जेईई मेंस की, नीट का नहीं पता मुझे। नीट में तो सब लेते होंगे ना। और हाँ, और जेईई मेन में फ्लूइड से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा था, पर फिर भी मैंने पढ़ा था। अरे सॉल्व बहुत इजी होता है, तुम देख के टिक मतलब देखोगे और टिक मार दोगे, देखोगे और टिक मार दोगे ऐसे। पूरा सॉलिड हो या फ्लूइड हो, सब सब वैसे ही है। तुम देखोगे और टिक मार दोगे। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा ना तो संडे को क्लास लूँगा, तुम देखना सच में देखोगे और टिक मार दोगे। और मतलब क्रैश कोर्स टाइप का, ऐसा नहीं कि बहुत वो पढ़ाऊँगा, बस क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ाऊँगा। ठीक है, तुम अपने तरफ से पढ़ लेना, ठीक है, अगर लास्ट में टाइम मिला तो। लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा कि ठीक है मैं करा लूँगा, ठीक है, वरना बाद में तुम कहने लगोगे इस तरह वादा करके ऐसा-वैसा, ठीक है। मैंने अभी तक एक ही किया है कैपेसिटर, मतलब मैंने बोला है कि मैं कर दूँगा, मैं पक्का देखना कर दूँगा। मैंने एक ही बोला था ना कैपेसिटर पक्का कर दूँगा, पक्का। वो तो होना है, मतलब लगभग क्लास में ही हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। सो हम कहाँ थे यार? हाँ, फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, ठीक बात है। जैसे एक क्वेश्चन है, जेईई मेंस में मेरे टाइम में आया हुआ था, मतलब मेरे टाइम में क्या हम लोग के रेजोनेंस के उसमें था। वो नहीं होता है टेस्ट, एक्चुअली ऑल इंडिया एआईटीएस करवाता है रेजोनेंस।
उसमें ना रेजोनेंस की जितनी ब्रांचेस सारे लड़के बैठते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जबकि उन्होंने प्रीवियस ईयर का ही उठा के दे दिया था। अब इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि फ्लक्स से क्वेश्चन नहीं आता है, फ्लक्स से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, बिना गॉस थ्योरम यूज़ किए। जैसे कंसीडर अ फ्लक्स जिसमें ई नॉट एक कांस्टेंट है। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एस ऑन ए फिगर ड्यू टू फील्ड इज, ठीक है? इस फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होगा, वो क्या होगा? ठीक है? तो ये बहुत ही टुल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है? लल्लू क्वेश्चन है और इसको अभी हम देखेंगे। मैं पहले तुम्हें फ्लक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर फ्लक्स समझ गए तो तुम क्वेश्चन खुद से कर लोगे और नहीं समझे तो राम-राम, कोई बात नहीं है। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्लक्स स्टार्ट करें, तुमने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया? ठीक है। अब देखो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कुछ भी नहीं होता है। फ्लक्स जो होता है, नंबर ऑफ लाइन्स होता है। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एक्चुअली ये वो भी नहीं होता है, उनके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। किसी से भी मतलब किसी से भी, किसी भी एरिया से या किसी भी शेप से जो फ्लक्स क्रिएट होता है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उससे कितनी लाइन्स पास हो रही हैं, समझ रही हो? हाउ मच लाइन्स आर पासेस थ्रू दैट एरिया, चाहे वो कैसा भी शेप का हो, हमें उससे नहीं मतलब। ऐसा समझ लो कि नंबर ऑफ लाइन्स ही बताता है किससे जो इस एरिया की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना है। जैसे तुम अगर एक पाइप है, जैसे मान लो एक पाइप है, ठीक है? उसमें जो पानी बह रहा होता है, तुमने फ्लूइड में देखा होगा कि फ्लक्स क्या कहते हैं, उसे एक क्रॉस सेक्शन एरिया काटते थे और देखते थे कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से कितना पानी निकल रहा है बाहर, ठीक है? उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसको तो देख नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देख सकती हो क्या? लेकिन हम इसका अंदाजा लगाते हैं कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे पास हो रही हैं, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहेंगे? तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन बोल दूँ, लिखोगे? तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा तुम्हें सारे पीछे के सारे फ़ॉर्मूलेज़ याद है ना? हाँ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इसके इसके जस्ट बाद हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और गॉस लॉ में ना मैं सारे फ़ॉर्मूला तुमको तुम चाहोगे तो डिराइव करके दिखाऊँगा। सारे फ़ॉर्मूले तुम मुझे खुद बता देना। इलेक् हाँ, ऐसा पढ़ाई हूँ कि याद हो जाए सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सरफेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग द सरफेस, represent the total number of electric line, total number of uh, crossing the surface। अगर मान लो अगर मान लो कोई सरफेस है, अगर उससे ज्यादा लाइन पास कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, उससे फ्लक्स कैसा है? हाँ ज्यादा है। अगर मोर लाइन है तो फ्लक्स ज्यादा है और लेस लाइन है इसका मतलब, ठीक है। अब अगर ऐसा हो, जैसे मान लो एक ऐसा मैं फिगर बनाता हूँ, तुम ध्यान से इसको देखना। मैंने एक फिगर बनाया ऐसा, ऐसा, यार रुको मैं फिगर ले ही लेता हूँ। के shapes, ये तीनों शेप्स दिख रहे हैं तुम्हें? अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाए, इसके अंदर नहीं जाए,
इसके बाहर-बाहर से ही निकल रहा है। अरे नहीं, अंदर कहाँ जा रही है? मैंने ऐसे रखा हुआ है ना, एक ट्रायंगल मैंने रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया हुआ है कि इसके अंदर थोड़ी ना जा रही है। एक ट्रायंगल रखा है ऐसे तुमने, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ऐसे जा रही थी। तो इसके अंदर कहाँ जा रही है? कहाँ से जा रही है अंदर? जा रही है क्या? अगर ऐसा होता कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता और इसमें से निकलता, मतलब इसको पार करता, तो इलेक्ट्रिक तो कहते हैं ना कि अंदर जा रहा है। इसमें क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही रखा गया है ना। हाँ, तो इसमें फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि इसको पार ही नहीं कर रही है। मैंने लिखवाया ना कि क्रॉस क्रॉस करना चाहिए, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें कुछ होगा, होगा ना? ठीक है, बहुत अच्छे। अगर तुम्हें पता है इसमें कुछ होगा, तो इस ठीक बात है। अगर मैं ऐसा कह देता, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे थे, ऐसे, ऐसे, ऐसे ये पास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, वरना तुमको लगेगा कि ऊपर से जा रहा है। अब लग रहा है पास हो रहा है, ठीक है। अब पास हो रहा है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये दोनों देखो, इन दोनों का ओरिएंटेशन ना अलग-अलग है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, एक कांसेप्चुअल बात समझाना चाह रहा हूँ। इन दोनों का ओरिएंटेशन अलग है। देखो ये वाई एक्सिस में रखा हुआ है और ये वाई एक्सिस में नहीं रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सॉरी, उनका फाई क्या होगा? देखो फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है? इनका फाई जो होगा ना सेम होगा। पता है क्यों होगा? क्योंकि जितनी फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है, उतनी फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है? ओके, अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है, तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो फील्ड होता है नंबर ऑफ लाइन अपॉन एरिया। जितना ज्यादा पर यूनिट एरिया में क्या हो जाए, पर यूनिट एरिया में जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास हो जाए, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई, नंबर ऑफ लाइंस ही तो फ्लक्स होता है ना। देखो, हाँ फील्ड ही देखो, फाई इक्वल टू तुमने पढ़ा होगा ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो अगर मैं यहां से ई निकालू तो मैं बोलूंगा फाइव अपॉन डी एस, मतलब नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड नहीं है। अब तुम ध्यान से देखो, ई कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डीएस कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? कैसा आता है? बहुत मारूंगा, स्केलर आता है यार, कितनी बार बता चुका। ऐसे ही तुम फिजिक्स में महारत हासिल करोगी। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और मान लो इससे जो सी आ रहा है, तो सी ऑलवेज होगा, सी ऑलवेज स्केलर होगा। और अगर वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो और अगर कोई सी आए, और तो ये हमेशा क्या आएगा? वेक्टर आएगा। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या देता है? और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर। इसको अपने नॉलेज में ऐड कर लो। जैसे तुम अगर एफ डॉट डीएस करोगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस, तो ये क्या आता है? वर्क आता है। तुम वर्क को स्केलर कहते हो ना, वेक्टर कैसे कह सकते हो? नहीं कहते हो ना, ठीक है। और अगर मैं कहूं आर क्रॉस एफ, तो ये क्या आता है? बहुत अच्छे। टाउ टाउ क्या होता है? वेक्टर होता है। तुम्हें समझ, हाँ तो क्यों गलत कर रहे थे? ओके। और तीसरी बात ये भी नोट कर लेना कि अगर कोई स्केलर, मान लो ए
ए से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर बी में, मतलब स्केलर है, ए क्या है? स्केलर है और इनके बीच तो डॉट क्रॉस डिफाइन ही नहीं है। स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस डिफाइन ही नहीं है। सिर्फ ए का मल्टीप्लाई किया बी में और ये क्या है? वेक्टर है ना? तो ये क्या होगा? इसका नेट क्या आएगा? वेक्टर या स्केलर? क्या आएगा? एक वेक्टर या स्केलर? टेंसर पागल हो? तुम अगर एफ को वेक्टर एफ को तुम क्या सॉरी मैं वेक्टर एफ क्यों कह रहा हूँ? तुम मास मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करती है तो क्या आता है? वेक्टर। ये टेंसर है क्या? फोर्स कहाँ से टेंसर हो गया? तुम क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करती हो वेक्टर ई से तो क्या आता है? एफ आता है। ये कहाँ से तुम्हें टेंसर दिख गया? बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो ये फाइनली क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो ये तीनों चीज ध्यान में रखना। इससे ना तुम किसी भी फॉर्मूले को ये डिसाइड कर सकती हो कि वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा। किसी भी फॉर्मूले को तुम्हें वेक्टर स्केलर में दिक्कत ही नहीं होगी कभी। ठीक है, एडिशनल बात थी, अपने ज्ञान स्रोत में बढ़ा लो, इसको भी जोड़ लेना। ठीक है। हम्म। अब देखो, हमने पढ़ा है फ्लक्स जो होता है इंटीग्रल ई डॉट डीएस होता है ना? सो नहीं, ई डॉट डीएस होता है। ठीक है। मैंने जो ये फ्लक्स होता है डी फाई होता है ई डॉट डीएस। ठीक है, मतलब किसी छोटे से एरिया की वजह से जो फ्लक्स आता है वो ई डॉट डीएस आता है। ठीक है। अगर मैं पूरा फ्लक्स काउंट करूं, नेट फ्लक्स काउंट करूं, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ठीक है। अब ये डीएस में बहुत लोचा है। डीएस क्या बताओ? नहीं, एरिया वेक्टर। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर। अब आज तक हमने पढ़ा था कि एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? एरिया क्या होता है? हमने आज तक यही पढ़ा था कि स्केलर होता है। लेकिन लेकिन जो एरिया होता है ना, एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया दिख रहा है तुम्हें पीला वाला एरिया, ब्लू कलर का जो एरिया दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर जो होता है ना वो एरिया वेक्टर होता है। समझ में आ रहा है? मान लो मैंने इसको किस प्लेन में रख दिया? एक्स वाई प्लेन में रख दिया। एक्स वाई प्लेन में रख दिया, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा, देखना एरिया वेक्टर में लिखना होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसका मैग्नीट्यूड तो इसी एरिया के बराबर होगा। ठीक है। और उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है? ठीक है। ठीक है। तो एरिया वेक्टर का फंडा हमेशा क्लियर रखना। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? उसके एरिया के ही बराबर होता है। और डायरेक्शन किसके बराबर होता है? एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो इस बात पे तुम थोड़ा गौर फरमाना। मैं जो बात कह रहा था, मैंने बोला था कि अगर ऐसा हो कि पास ना करे, क्रॉस ना करे, तो तुमने बोला सर फाई जीरो होगा। फाई क्या होगा? जीरो होगा। जीरो का लॉजिक जो था ना वो यहां से आया था। देखो, ए होता है ई डॉट डीएस होता है फाई। फाई तुमने बोला ई डॉट डीएस होता है, बहुत अच्छा सर, बहुत समझ में आ रहा है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई डीएस कॉस थीटा। और एक कॉस थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज अ एंगल, एंगल बिटवीन किसके बीच का? जिन दोनों के, हाँ, वेक्टर ई एंड वेक्टर डीएस या एरिया वेक्टर। हाँ ठीक है। कई लोग ना यहाँ जो फाई होता है ना वो एंगल जो लेते हैं, वो एंगल बी एंड एरिया के लिए लेते हैं, जो गलत बात है। एरिया वेक्टर के बीच का होगा, ना कि एरिया का होगा। ठीक है। जैसे तुम यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ एरिया के बीच का एंगल कितना है? जीरो है। एरिया, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वो तो जेड एक्सिस में है, जेड में है ना। और ये जा किधर रहा है? ये तो एक्स में जा रहा है। तुम्हें पता है एक्स और जेड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर इसका मैं फाई निकालूंगा तो लिखूंगा ई ए कॉस 90, लिखूंगा ना। कॉस 90 क्या हो गया? जीरो हो गया। तो फाई आ गया जीरो।
तो यहाँ से आता है। अगर तुम एरिया के बीच का लेते ना एरिया, देखो एरिया और लाइन के बीच का एंगल लेते तो यहाँ तो एरिया और लाइन के बीच में एंगल 0 है, नहीं 0 है। तो अगर एंगल और लाइन के बीच में 0 है तो फाई क्या आ जाता है? बी आ जाता है, सॉरी ई इंटू ए आ जाता है। जो कि हाँ, जो कि गलत है। हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि यहाँ से तो कोई लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही थी, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। जो एंगल है वो किसके किसके बीच का है? गुड, ओके, ठीक है। एंगल और एरिया तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा, हमने डी फाई इक्वल टू क्या लिखा था? ई डॉट डी एस। तो फाई क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये अपना जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से, अगर कैसा हो जाए? इफ वेक्टरीज हो जाए, कैसा हो जाए बताओ? यूनिफॉर्म हो जाए। अरे अगर ये वेरिएबल होगा तब तो इंटीग्रेशन में पार्ट आएगा ना। यूनिफॉर्म हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, तो ये तो कांस्टेंट चीज हो गई। तो ई को क्या कर लो? बाहर ले लो। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला एक बन गया। अगर दोनों दोनों कांस्टेंट हो, अगर दोनों कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा? फाइव इक्वल टू ई ई डॉट डीएस हो जाएगा। हाँ, ई, उसके बाद एस कॉस थीटा। ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है ना। तो जैसी जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां पे वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब बताओ फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? स्केलर है। जस्टिफाई योर रीजन। मुस्कुराओ मत, मेरा फैन बंद करवा दियो, चुप रहो, मैं बहुत गर्मी में हूँ। नहीं, अब मैं नहीं चलूंगा। नहीं, अब मैं चलाऊंगा ही नहीं। तुम बताओ अब। तुम्हारी पूरी क्लास को नहीं चलाऊंगा, आज की क्लास तक। जल्दी बोलो यार, रीजन तुमने नहीं बताया, तुम टाइम वेस्ट करवा रहे हो बहुत सारा। फ्लक्स का तुम्हारा खत्म हो गया, अब गॉस लॉ पढ़ेंगे। उससे पहले अब फ्लक्स के क्वेश्चन करो तुम। अरे पागल हो क्या क्या यार? हाँ, ई डॉट डीएस से डॉट प्रोडक्ट है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट आएगा तो क्या होगा? जो जो भी निकल के आएगा वो स्केलर होगा। तो इतना ध्यान लगा रही हो, कह रही हो कि आप बताइए, मतलब हद है यार। पिछले मतलब मैं एटलीस्ट 10 मिनट तक भौंका था कि देखो कैसे तुमको जस्टिफाई करना है कि स्केलर होगा या वेक्टर होगा, फिर भी कह रही हो आप बताइए। दिस इज अ सरफेस। एक सरफेस है जिसका मैं कौन सा वाला व्यू दिखा रहा हूँ। मतलब एक्चुअली में तो ऐसे होगा। देखो एक्चुअली में वो ऐसे होगा, ऐसे होगा कुछ। तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो सच बताऊं तो, क्योंकि अगर समझ रही होती ना तो तुम बता दी होती कि व्हाट इज, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे एक्चुअली में ऐसे है, एक सरफेस ऐसे है, मैंने इसका खड़ा करके रख दिया है। ठीक है, और यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवा रहा हूँ, जो इससे 37 डिग्री बना रहा है। तुमको फाइंड करना है इसका जो एरिया है ना, वो ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एरिया जो है 90 mm² है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम है। फाइंड फ्लक्स। वाह, जाओ लेके आओ एक। ठीक है, पानी वानी पी लो।
हाँ, देखो एक फ्लक्स है। दिस इज़ सरफेस। अब सरफेस से क्या हुआ ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पास हो रही है जो कि उससे 37 डिग्री का एंगल बना रही है। अब तुमको फाइंड करना है कि फ्लक्स कितना निकलेगा। यार कोरोना का केस बहुत बढ़ रहा है यार, लोग मर रहे हैं। मुझे बहुत मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ घर भाग जाऊँ। गाँव चला जाऊँगा तो थोड़ा शांति से रहूँगा एटलीस्ट। अगर वहाँ मरूँगा भी तो एटलीस्ट आत्मा को तो शांति मिलेगी। यहाँ यहाँ मर गया तो बहुत बेकार रहेगा यार, कोई पूछने भी नहीं आएगा। तुम आ जाना, ठीक है? मैं लोकेशन सेंड कर दूँगा। मतलब हद है यार, कह रही है हाँ। मतलब क्या है यार? हे भगवान! मैंने बोला तुम आ जाना, तब कह देना हाँ, मतलब तुम्हें वेट है कि ठीक है, मर जाइएगा, हम आ जाएँगे। मतलब हद, मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन करा ही नहीं था तुमसे। हद है यार। तूने बोला हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तुम्हें सुना दूँगा। जल्दी से इसे सॉल्व करो। हाँ, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। एक तो आज सुबह से एग्ज़ाम, फिर मीटिंग, फिर तुम्हारी क्लास। पता है सुबह से मैंने अब तक खाना नहीं बनाया है। अब जाऊँगा खाना बनाऊँगा। क्या? अरे नहीं, वो क्या मास्टर शेफ़। मैं ये सब करके क्या करूँगा? मुझे ऑलरेडी आता है यार। मैं एक छोटा-मोटा शेफ़ हूँ। अच्छा तुम्हें पता है वहाँ पे अलीगढ़ में एक रेस्टोरेंट है, मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया था, सोच लो। हाँ, आई डोंट नो, पागल हो तुम। मतलब मैं वो बता चुका फ़ॉर्मूला फाइ इज़ इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीएस। हाँ, ऐसा लिख सकते हो ईडीएस कॉस थीटा, या ऐसा लिख सकते हो ईडीएस परपेंडिकुलर, या ऐसा लिख सकते हो आंसर बताओ, आंसर बताओ। अगर गलत किया ना तो बहुत समझ लो तुम्हारी। चलो बताओ, आंसर बताओ। मतलब तुम अकेले पढ़ रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ रहे हो, अगर फिर भी तुम फिज़िक्स नहीं सीख पाए ना, तो समझ लेना तुम बहुत नखादे आदमी हो। फिर तुम पूरी क्लास में बैठ के सीखना ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सारी एनर्जी सिर्फ़ एक बच्चे को दी जा रही है, फुल एनर्जी दी जा रही है, मतलब एक-एक पूछ-पूछ के। हाँ, नहीं, लेकिन कोई कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन तुम तो हो ना, तो तुम्हें तो फुल एनर्जी 100% की एनर्जी मिल रही है ना। हर होमवर्क को पूछा जाता है, हर डाउट डिस्कस किया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए ना, नहीं सीख पाए, तो समझ लेना बहुत बुरा सीखते हो। यू आर अ वेरी बैड लर्नर। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। मतलब ऐसे केस में ना मतलब 95% लोग सीख जाते हैं, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना हो। मतलब अगर कोई भी बंदा इस स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर हो, टीचर उसके पीछे ही पड़ गया हो कि अच्छा ये क्यों नहीं किए, ऐसा-वैसा। ठीक है, बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। तुम्हें पता है कोटा में ना टीचर हमसे कभी पूछता भी नहीं था कि बेटा तुम किए या नहीं किए, क्यों नहीं किए? सिर्फ़ उन्हीं से पूछता था, वो भी कभी-कभी पूछता था उनसे जिनको वो पसंद करता था। लगता था कि जिसकी अच्छी रैंक आ जाएगी। बाकी लोग तो उनके लिए फीस के वो हैं, मतलब कोचिंग चलाने के लिए बस हैं वो लोग।
इन्हीं के दम पे कोचिंग चलती है, फीस वगैरह दे दे के। 7.2 आ गया 7.2। यूनिट बता दो मुझे। अरे यूनिट तो बताओ। हो तेरी वैसे दिन आ गए मेरी। फ्लक्स की यूनिट बताओ। अच्छा चलो, ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। हो गई फ्लक्स की यूनिट। ठीक है। ठीक है। अब आओ हम तुम्हारे आंसर का जांच पड़ताल करते हैं। करें जांच पड़ताल। आ जाओ। फाई इजकल टू होता है ई डीएस कॉस थीटा। हो सकता है। ई की वैल्यू अपने को 100 पता है। डीएस, डीएस मतलब होता है एरिया इनटू वेक्टर ए, मतलब यूनिट वेक्टर ए कॉस थीटा, ऐसा होता है ना। 100। एरिया की वैल्यू कितनी है? 90 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। अब देखो, ए और का मतलब क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर ए और कॉस्ट और ई के बीच में एंगल कितना है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसा होगा। मतलब एरिया तो इसका ऐसा है ना, देखो ऐसा एरिया है, इसको मैंने खड़ा करके रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर वाली जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा। दिस इज एरिया वेक्टर, है ना। और ए तो फिर ए वाला एंगल क्या हो जाएगा? 53। हो गया कॉस 53। ठीक है। अब देखो, 1020 30, इसको तो हटाओ, ये हो गया 10⁻³ कॉस 53 कितना होगा? अच्छा साइन 53 कितना होता है? कॉस 53, हाँ ये दिस इज 0.6, 0.6 इंटू 9, तो ये हो गया 6×9 = 54, मतलब 5.4 इंटू 10⁻³ दिस इज आवर आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, जो कि फ्लक्स का सबसे सिंपल क्वेश्चन, जो कि आपका गलत आया है। बताइए इसके लिए क्या किया जाए आपके साथ। मैं तुम्हें पहले ही सजेस्ट किया हूँ कि तुम्हें क्या करना है ना। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले जब मैं फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने क्या बोला था कि लोग क्या कर लेते हैं, ई और ए के बीच का एरिया लेते हैं। मैंने बोला ना ई और ए के बीच का एरिया लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें ई और वेक्टर ए के बीच का एरिया लेना है। देखो मैं साफ शब्दों में लिखा हूँ, ये बात मैंने जोर देके बोली थी, इसको तुम बॉक्स कर लेना। एरिया किसका, एंगल किसके बीच का होना चाहिए? हाँ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इस बात का तुम थोड़ा ज्यादा 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 ध्यान रखना। चलो एक और तुम्हें मौका दिया जाता है, देखा जाए इस बार तुम क्या करते हो। फिर से वैसा ही कुछ बना रहा हूँ। देखो जब तक तुम फ्लक्स बहुत अच्छे से निकालना नहीं सीख जाओगे ना, गॉस लॉ में फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ असली में कुछ है नहीं, वो गॉस लॉ हम पढ़ चुके हैं। समझ रही हो मेरी बात? हमारे बातों को जरा सा तवज्जो दो, पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगा। हद है यार। ठीक है। एक क्या है ना, ये जो मैं इससे बना रहा हूँ देखो, इसको ना एरिया वैसे ही है, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना ऐसे करके रखा हूँ, जैसे असली में होगा ऐसे। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके रख दिया हूँ, मतलब समझ रही हो ना कैसे रखा हूँ। इस इसका ये वाला हम साइड व्यू देख रहा है, फ्रंट व्यू नहीं देख रहा है, साइड व्यू है दिस इज। ठीक है। और ये जो एंगल है, यहाँ से जो एंगल है दिस इज अल्फा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, फिर से वही ले लो, 100, और एरिया ले लो 90 mm²। हाँ भाई, अल्फा अल्फा भी वही लो, 37 ही लो, अल्फा इक्वल टू 37। चलो अब देखते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ना फिर तुम्हें। अब कर सकते हो। कुछ 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 जल्दी सॉल्व करो, देखे तुम्हारी क्या राय है इस मामले में।
अगर इसे सीख गए ना तो मैं गॉस लॉ आसानी से सिखा दूंगा फिर। अरे नहीं, ये जरूरी नहीं कि गॉस लॉ की क्वेश्चन आए, कभी कभी क्वेश्चन तो फ्लक्स से आ जाता है। देखो अभी दिखाया ना जेमेंस का क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगा, इसलिए मैं तुम मतलब बहुत अच्छा लगा। बेसिक क्वेश्चन। 1 साल पहले कोरोना आया, पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। आंसर बताओ। अच्छा अच्छा, 5 पॉइंट। बहुत अच्छे। चलो इसका इसका प्रोजेक्शन ले लो। कॉस थीटा यही होता है ना, प्रोजेक्शन ही होता है ना। तो अगर मैं इसको मान लो तोड़ता भी हूँ ना, तोड़ूंगा भी तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर वाले का तो कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, पैरेलल हो गया ना। अरे देखो, नहीं हो गया। हेलो, दिस इज पैरेलल ना। पैरेलल हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है लाइन। इसका मतलब साफ है कि क्या है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बस ये वाला बच गया। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इधर ही होगा। बस, तो अब देख लेते हैं। चलो इसको तोड़ दो। ये मान लो ये दिस इज क्या है, एरिया वेक्टर है। इसको इधर करोगे तो क्या आएगा, ए साइन अल्फा, और ये क्या आएगा, ए कॉस अल्फा। तो अपना अपना फॉर्मूला हो गया फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, बी ए कॉस अल्फा, बी ए कॉस अल्फा, दोनों गलत आया तुम्हारा, ए कॉस अल्फा। हाँ, ए हो गया 90 इंटू ए की जगह 100। ठीक है, नहीं जब तक तुम ना सही नहीं करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं यही कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये नहीं समझ में आएगा तो बड़े क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हमेशा प्रोजेक्शन ले लेना, फील्ड की तरफ प्रोजेक्शन ले लेना। सिंपल, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। फील्ड के लॉन्ग प्रोजेक्शन ले लो। ये अपना क्या था, ये अपना मतलब एरिया था, मतलब अपनी जो भी रखी गई थी, शेप रखी गई थी, मान लो स्क्वायर हो जो भी हो। इसका ना प्रोजेक्शन ले लो। प्रोजेक्शन किसके लॉन्ग लोगे, फील्ड के लो। तुमने इधर प्रोजेक्शन ले लिया। नहीं समझ में आया, नहीं आया हो तो बताओ। एक और मेथड बता दूं। आओ एक और मेथड कर लेते हैं इसको सॉल्व करने का। देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना तो तुम किसी को भी तोड़ो। ठीक है, एक और मेथड सीखो। तुम किसी को इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लो। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा तो क्या होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यही एरिया वेक्टर है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या है, एरिया वेक्टर है ना। तो जो ई है ना, ई, उसको एरिया वेक्टर के अलॉन्ग तोड़ लो। तो ध्यान से देखो, ए ई था, इधर ई था, और इधर इसका एरिया वेक्टर था, यही था ना। उसी के अलॉन्ग तोड़ लो, तो इधर क्या हो जाएगा, ई कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। और इधर क्या हो जाएगा, बोलो, ई साइन। अच्छा, ये नहीं ठीक है, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी हो तो तुम क्या करो, इसको तोड़ो। तुम्हारी मर्जी हो। हद है यार। हाँ, कोई नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाह रहा था ना कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो रॉड को तोड़ो, रॉड के कंपोनेंट करो, या मन करे तो फील्ड के कंपोनेंट करो। नहीं समझ में आया, गुड। अगर देखो ऐसे फील्ड है,
और उसके एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है, मान लो ऐसे गया, ऐसे निकल गया, तब तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट E इंटू एरिया। हाँ, क्योंकि जो cos फाई है ना, cos फाई वो 0 बन गया, ठीक है। और अगर यही चीज ऐसे जाती ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, देखो जो इसके परपेंडिकुलर वाली चीज है वो तो 90 डिग्री बन गई, तो यहाँ पे होता है EA cos 90, तो फिर 0 हो जाता। तो इस बात का आपने को ध्यान रखना। जब तक तुम सही नहीं करोगे ना, अपन लल्लू क्वेश्चन करेंगे। अगर जब सही कर लोगे ना, तो वाला जो क्वेश्चन शुरू में दिखाया था अपन लोग उसको करेंगे। तो तुम पे डिपेंड करता है, वो तो सीखने वाले पे डिपेंड करता है ना, कि सीखने वाला घोड़ा है या फिर मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा तुम खुद। नहीं, नहीं, किस बात का बदला यार। और मैं, एक मिनट, और मैं स्टूडेंट सबसे क्यों बदला निकालूंगा, हाँ तो यार। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से मतलब स्टूडेंट किसी टीचर का क्या बिगाड़ता है कि उससे वो बदला लेगा या वगैरह। मतलब बदला तो मतलब अपने पैरेलल इक्विवेलेंट से लिया जाता है, स्टूडेंट तो बच्चे होते हैं ना। बच्चों से मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बदला लेते हैं क्या, अगर कुछ तुम मिस्टेक करते हो? नहीं ना। तो फिर टीचर कैसे ले सकता है? चलो इस क्वेश्चन को माना कि मतलब मैं एज में बहुत छोटा हूँ, ठीक है। हाँ, खैर सुनो, दिस इज एक एरिया है, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रखी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब तुमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड, फाइंड क्या, 5 इंटू स्क्वायर। फ्लक्स तुम्हें कैलकुलेट करना ही आना, करने आना ही चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। जल्दी जल्दी फ्लक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर फ्लक्स सीख गए ना, तो गॉस थ्योरम सीख गए, और गॉस थ्योरम सीख गए ना, तो तुम एटलीस्ट मतलब 80% तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर ही लोगे, क्योंकि अब तक तुमने जितना भी सीखा है ना, वो सारे गॉस थ्योरम से आराम से आ जाएंगे। एक्चुअली मैंने गॉस थ्योरम तुम्हें पहले सिखा ही दिया लगभग। बस मुझे फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करवाना है कि इसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम। बाकी हम सारा चीज वैसे ही करते थे, गॉस थ्योरम से ही लगभग। ठीक है, पहले बताओ 5 ड्यू टू स्क्वायर, मतलब इसकी वजह से फ्लक्स बताओ। मैं बताऊं या करोगे? प्लीज कर लो यार। फ्लक्स जाओ फिर, बस एक ही चीज बची। अच्छा, तुम फ्री फायर नहीं खेल रहे क्या आजकल? क्यों छोड़ दिया? अच्छा गेम तो था। नीट के बाद? यार भूमिका नहीं अटेंड करेगी, क्लास कह रही थी। बहुत बेकार बात है ना। चुप रहो। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम। हाँ, हाँ, सॉल्व करो इसे। क्या ही बेवकूफ आदमी है। हाँ, 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 एरिया वेक्टर इधर आया होगा, एरिया वेक्टर इधर आया होगा, ठीक है। हाँ बताओ, एरिया वेक्टर फील्ड के एंगल ये है 53 डिग्री। हो गया आंसर, बस सॉल्व हो गया। हाँ, बी ए कॉस, सॉरी, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 53 डिग्री, हो तो गया, बस। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि इसको तोड़ दो, इसको भी तोड़ोगे ना तो ऐसे आएगा, इधर क्या आएगा, 5 cos 37, है ना, और इधर क्या आएगा, 5 sin 37। इसके वजह से तो फील्ड 0 होगा, इसी की वजह से होगा, तो ई ए 5 sin 37 होगा, 537 होगा। अब ई की वैल्यू 4 है, और ये 5 है, और sin 37 क्या होता है, 0.6।
8 नहीं 6 होता है, 6 होता है। अभी देखो 5 को 20 और 6 दूना 12, 12 हो गया। अरे 120 कैसे? ठीक है? अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ ना तो देखो ए आएगा, ई कितना है 5 है, ए कितना है 4 है और cos 53 भी 0.6 होता है। ए भी आया 12। तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तोड़ के करो या डायरेक्ट फ़ॉर्मूले में रख के करो। हाँ, आ ही जाना चाहिए, खत्म। तो इतना लल्लू क्वेश्चन था। ठीक है? अब करो, अब देखते हैं आ गया था तो। अभी तो मैं तुम्हें मंडी दिखा रहा था, मंडी। मंडी दिखा रहा था। दिस इज़ 5 न्यूटन पर कूलम्ब। चलो बताओ। अब 2D में देखो, फिर आएँगे 3D में। अरे तुम पहली बार फ्लक्स पढ़ रही हो। कोई बात नहीं, सॉल्व करो। हाँ, वो 4 मीटर। अरे यार मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। जो एक ही फ़ॉर्मूला है। रियली? पता नहीं। ओह! 5 इज़ इक्वल टू ई डॉट डीएस कॉस थीटा होता है। एक ही फ़ॉर्मूला है, मतलब डॉट हटा दो, अब कॉस लगा दी तो डॉट हटा दो। ये कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो इसके कई रूल्स हमने बनाए हैं, जैसे हमने ये देखा था ना कि एफ जो होता है, आर क्रॉस टाउ होता था, तो हम सॉरी टाउ जो होता था आर क्रॉस एफ होता था। तो हमने हर बार क्रॉस नहीं लगाया था, हमने कुछ रूल लगाए थे। जैसे आर परपेंडिकुलर इनटू एफ ले लिया था, या आर एफ साइन थीटा ले लिया था, या कभी-कभी ले लेते थे एफ जहाँ पे जो टूट जाए, एफ परपेंडिकुलर इनटू आर ले लेते थे। ऐसा ही कुछ करते थे ना? वहाँ पे भी यहाँ पे भी तुम तोड़ लो, मतलब प्रोजेक्शन ले लो, सिंपल प्रोजेक्शन ले लो और कुछ नहीं। तुम्हें अगर फील्ड टूटे ना तो फील्ड को तोड़ लो, फील्ड को तोड़ लो। अगर एरिया वेक्टर टूटे ना तो एरिया वेक्टर को तोड़ लो। अब जिसको तोड़ना है ना तोड़ लो। और उसका एक चीज देखना, अगर ना फील्ड ई और एरिया वेक्टर, वेक्टर ई और एरिया वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है? तो इसका मतलब होगा सिर्फ ई डॉट ए, ई इंटू ए। और अगर ऐसा हो जाए फील्ड, ठीक है, फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? या इसके उसको दूसरे भाषा में ऐसा कह सकते हो ना, ये जो ई है पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है एरिया के। एरिया का परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर का पैरेलल, ठीक है? क्योंकि एरिया और एरिया वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको तुम्हें तोड़ना है तो तुम ऐसे करो ना। हाँ, 37 डिग्री पे एंगल पे क्रॉस कर रहा है, या 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 37 ले लेता हूँ। इसको तुम विजुअलाइजेशन से ही कर सकते हो। देखो मैं सिखा देता हूँ। देखो, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, जाएगा। कहाँ गया यार? क्लास खत्म हो गया? कहाँ चले गए थे? मुझे लगा क्लास ऑफ हो गया। हाँ देखो, ये वेक्टर ही है ना तुम्हारा, ये वेक्टर ही है। वेक्टर ही को तोड़ो, एक ऐसे आ जाएगा, एक मतलब बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, और एक इधर चला जाएगा। अभी ये मत समझ लेना ये नीचे की तरफ है, ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ है। मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे वो दिखाते रहा हूँ एक पॉइंट करके, पॉइंट बाहर की तरफ है और एक इधर होगा, नहीं होगा। अरे ऐसे आ रहा है तो ये क्या, एक इधर हो जाएगा और एक बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है? तो बस कुछ नहीं है। इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, देखो यहाँ पे एरिया,
तुम्हारा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, जे कैप में है, और ये माइनस एक्स कैप में जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है, और एरिया वेक्टर तुम्हारा जे कैप में है। तो सिंपल सा बात है, जे कैप और माइनस एक्स परपेंडिकुलर होंगे, एरिया वेक्टर और ये परपेंडिकुलर हो गया, इसकी वजह से फील्ड जीरो हो गया। सिर्फ ये बचा है। तो ये क्या है? अरे एरिया वेक्टर तो जे में है ना, सॉरी के में है ना। देखो ये क्या है, इधर जाओगी तो एक्स, इधर जाओगी तो वाई, मतलब इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, और इसका एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर है ना, प्लेन के ऊपर है ना, प्लेन के ऊपर है तो के कैप में होगा। इसको मैंने तोड़ा, तो इसका दो वेक्टर होगा, एक तो माइनस एक्स कैप मतलब माइनस आई में होगा, एक इधर जाएगा, और ये वाला जो होगा ये के कैप में आएगा, ये के कैप में आएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ेंगे ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ रहे हैं। मैंने बोला कि या तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ लो या एरिया को तोड़ लो। तो एरिया तोड़ना मुश्किल है ना थोड़ा, देखो। नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं? हेलो। चलो मैं फिर से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अगर लेवल घटा के भी मैं समझा सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताना। के कैप में होगा। होगा? नहीं होगा? फील्ड जो है ना इधर से आ रहा है, इधर से, इधर से, इधर से। ये 37 का है। ठीक है। अब मैंने फील्ड को तोड़ना चाहा, तो मुझे पता है 37 है ना? 37 है, ये अपना ई है। तो मैं एक तो इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा ई कॉस 37। एक कंपोनेंट ना ये इधर प्लेन के ऊपर आएगा, प्लेन के ऊपर आएगा। ध्यान से देखो। नहीं आएगा? नहीं, हाँ, धीरे से नहीं, तेज से बोलो हाँ या ना। ये विजुअलाइजेशन करना करो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बोलो, और भी तरीके हैं अपने पास। ये वाली चीज अगर मैं तोड़ूंगा तो इधर जाएगा, और ये वाला दूसरा वाला चीज प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, प्लेन के ऊपर आएगा। एक आई कैप में, मतलब एक माइनस आई कैप में आएगा, और एक जे कैप में आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब देखो, ए वाली चीज, इसका एरिया वेक्टर, और ये वाली चीज ई साइन 37 परपेंडिकुलर है, और ये दोनों किस में है? पैरेलल है। तो पैरेलल वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी जो फाई होगा, वो तो जीरो हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया वेक्टर और ये पैरेलल होंगे तो जीरो हो जाएगा, और एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर, सॉरी एरिया वेक्टर और ई पैरेलल होंगे तो ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखो, इसका माइनस एक्स में तो ये है, और एरिया वेक्टर के में है, तो माइनस आई में ई है, और एरिया वेक्टर अपना किस में है? के में है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला क्या है? ये वाला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी के में है, और ए भी किस में है? के में है। तो ये सिर्फ ये हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ई के जो फाई होगा वो होगा, ई की वैल्यू है ई साइन 37, है ना? और ए की वैल्यू अपने को पता ही है। अब ई की वैल्यू 5 है, साइन 37 में होता है 0.6, ए होता है कितना? 4, 12। ये क्वेश्चन समझ में हुआ या नहीं आया? अबे रो रो के क्यों बोल रही हो? तो रो क्यों रही हो भाई? अच्छा, रो नहीं रही हो? गुड। कुछ हो गया क्या तुम्हें? इतनी सेंटी जैसे वो करने लगी? क्या हुआ सिद्धि? एनी प्रॉब्लम? दिस इज 5 न्यूटन। अब इसको तो कर लेना है यार। 2 मीटर। दिस इज ऑल्सो, दिस इज 4 मीटर। इसको कर लो। बताओ भाई, 5 बताओ। हेलो भाई सिद्धिदात्री।
तुमने अपना पूरा नाम नहीं बताया सिद्धिदात्री के अलावा। सरनेम? तुम ब्राह्मण हो? ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट मतलब नहीं समझते, देखो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। मैंने पॉइंट बनाया है, इनटू द प्लेन। और पॉइंट मतलब आउट, तुमने उसमें, हाँ उसमें पढ़ा होगा ये सब, मैग्नेटिज्म में बहुत यूज होता है। हाँ आउटवर्ड, मैग्नेटिज्म में बहुत यूज होता है। ओह रियली? एक मिनट रुको, मैं देखूं क्या मामला है। सुबह से थक गया हूँ यार काम कर करके। क्या? नहीं नहीं, अरे यार मैं अपने जिम्मेदारियों से भागना छोड़ दिया हूँ। जो काम है मैं उसको उस टाइम पे करता हूँ, डोंट वरी। तुम अपना करो, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तो आई थिंक हो जाना चाहिए। अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं बता रहा है। मेरा तो सही है यार, सही नहीं दिखा रहा है मेरा। हाँ दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ। हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरा? हेलो। व्हाट इज? हाँ। यस। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर जो हम लोग का वो क्वेश्चन था जेई मेंस वाला उसको करेंगे। बाकी भी और बहुत सारे फ्लक्स के क्वेश्चन है यार। मेरी आवाज कट रही है? तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकता है अच्छा नहीं है। ज्यादा कट रही है क्या अभी? हेलो। अब आ रही है? अब आ रही है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हो सकता है। फाइंड द सॉल्यूशन। व्हाट? हाँ सुन रहा हूँ, दिखा रहा है कि आई एम प्रेजेंटिंग। अब फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब दिख रहा है स्क्रीन मेरा? मेरे में दिखा रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा? ठीक है। अब दिख रहा है ना? जल्दी सब कर लो। अरे जल्दी जल्दी करो फिर। अभी पता है फ्लक्स में तुम एक दिन और लगा दोगे मुझे, मैं सोचा था ना कि कल हम लोग कॉस पढ़ेंगे। क्या? हाँ हाँ रेक्टेंगल है, साइड्स दिया गया है। फिर उसके बाद अपन लोग ना गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम बहुत मजेदार टॉपिक है, इतना मजेदार कि तुम्हें मजा आ जाएगा सच में। बहुत अच्छे। आपसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं। 40 सही है, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। देखो एरिया वेक्टर भी के कैप में है, और जो 5 न्यूटन पर सेकंड भी है ना वो भी की कैप में है, तो ये दोनों उसमें हो गए। तो डायरेक्ट ई ए कर दो, क्योंकि ये क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल है, तो ई कितना हो गया, ई 5 × 4 × 2 30। ठीक है, इजी क्वेश्चन था।
पहला क्वेश्चन सही था तुम्हारा ये। हाँ, अब इसको अब इस क्वेश्चन पे आओ। अब बहुत हो गया। जे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है? दिख रहा है जे एडवांस? तुम्हें पता है इंडिया में सबसे टफ एग्ज़ाम कौन-सा है? जे एडवांस, यूपीएससी में इससे भी टफ होता है। इस बात को हम नहीं कहते हैं, यू मतलब फॉरेन की रिपोर्ट्स कहती हैं। इंडिया का सबसे ज़्यादा। ओके, तो सोचो तुम उतने टफ एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब तुम अच्छा पढ़ रहे हो। मतलब अच्छा, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अच्छा पढ़ रहे हो। चलो इसे करो। ये स्क्रीन दिख नहीं रहा? मुझे तो बहुत क्लियर दिख रहा। एक्चुअली तुम फ़ोन से यूज़ कर रहे होगे ना, इसलिए। और गरीब है? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता यार। मतलब तुम्हारे पापा इंजीनियर, तुम्हारी मम्मी क्या नाम है? वो क्या प्रिंसिपल। नहीं तो सारी चीज़ें तो वो दे रहा है ना। ओके, अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे पास तो फ़ोन तक नहीं था। हाँ, ये था कि मेरे पास लैपटॉप बचपन से था। ओके, इस क्वेश्चन को करो। कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ठीक है? ई नॉट इज़ अ कांस्टेंट। कर पाओगे? मैं कर दूँ? कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेट, मतलब पागल हो? हाँ, दिमाग में भूसा भरा हुआ है लग रहा है। तुम बदला कहाँ निकाल रहे हो? मैं एक वर्ड भी नहीं कह रहा हूँ, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। क्यों? हम्म। तो दो दो देखो, दो चीजों पे ध्यान देना है। एरिया तो तुम निकाल सकते हो। सबसे मेन मामला है ना, देखो वेक्टर ई तो हमें पता है, वेक्टर ई का सब कुछ पता है। वेक्टर ई। नहीं, पैरेललोग्राम हाँ कह सकते हो। नहीं, पैरेललोग्राम तो नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, चलो ठीक है, पैरेललोग्राम ही है। तुम्हें जैसे भी एरिया निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसे देखो, तुम्हें तो निकाल सकते हो ना, दिस इज ई नॉट इनटू वेक्टर एक्स। इसका तो एरिया तुम्हें पता है ना, आई कैप में है। अरे तुम्हें इसका पता है ना, इसका क्या है, आई कैप में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आई कैप में है। हेलो, आई कैप में है ना। अब बस तुमको कुछ नहीं करना है, बस एरिया वेक्टर निकाल देना है। क्या निकालना है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर निकालना है, और उसके बाद वेक्टर ई डॉट डीएस कर लेना है। और मैं इस क्वेश्चन को कट करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कट कर लेते हैं यहाँ से। ink dot, what is this? हाँ, ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगी। नहीं, मैंने स्क्रीन हटा दिया था, खुद रिमूव कर दिया था, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। हाँ, ठीक है। अब तुम थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। पक्का तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो, हमें ई का डायरेक्शन पता है। ई का डायरेक्शन पता है?
ए का डायरेक्शन चाहिए, चाहिए ना? इसमें कुछ नहीं करना है, ए का डायरेक्शन मुझे कैसे मिलेगा सोचो? ए का डायरेक्शन जो होता है ना इसके परपेंडिकुलर ही होता है ना? अरे परपेंडिकुलर होगा ना इस वाले के। ओह माय गॉड! ओके, पता नहीं यार, पता है मैं तो आईएएस की कोचिंग ऑनलाइन कर रहा हूँ। अब बताओ? अरे नहीं, अब ऑनलाइन हमें स्विच करना पड़ेगा यार। अभी तो मतलब ठीक है, मतलब अब गेट की कोचिंग सिर्फ दिल्ली में है और बड़े शहरों में ही है, गेट और आईएएस के लिए। तो अब मैं वहाँ तो जा नहीं सकता, तो मैंने भी ऑनलाइन से वो कर लिया कि चलो यार अब ऑनलाइन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी करेंगे। देखो, इसको एक क्वेश्चन दिख रहा है? मेरी मेरी वॉइस क्लियर है? ई का डायरेक्शन हमको पता है, जो ई है ना, ई का डायरेक्शन, ई जो है ना, ई नॉट इंटू एक्स है। मतलब इसको ऐसा कह सकते हो कि ई नॉट इंटू आई कैप, नहीं कह सकते हो? हेलो? हाँ, एक्स कैप है, एक्स कैप, एक्स कैप है। कैप नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं, अगर एक्स फैक्टर होगा तो इंटीग्रेट, तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। देखो एक्स कैप, दिस इज एक्स कैप। रियली? एक्स एक्स कैप है भाई। अगर एक्स वेक्टर हो गया ना, एक्स वेक्टर, तब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर। तुम्हें नहीं दिख रहा है एक्स कैप? मुझे दिख रहा है यार, मेरी आंखें कमजोर हो गई। तुम एक बार चश्मा लगा लेना प्लीज। एक्स कैप है, आई एम कंफर्म। मैं तुम्हें क्वेश्चन ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। वेक्टर ई का डायरेक्शन मिल गया अपने को? मिल गया कि नहीं मिल गया? वेक्टर ए का डायरेक्शन पता कर लो। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो एरिया होता है ना ट्रायंगल का, वो क्या होता है बताओ? एल क्रॉस बी होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम क्या है? ठीक है। एल इंटू बी तुमने पढ़ा है? एरिया वेक्टर में और ट्रायंगल का एरिया जो पढ़ा होगा तुमने, ट्रायंगल का एरिया पढ़ा होगा, सेम चीज, 1/2 ए क्रॉस बी। और और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया तुमने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी, बस। ठीक है। क्रॉस, तुमने क्या भेजा है मुझे? अच्छा, देखें भाई तुम्हारी भी। एक स्कैप दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्लियर है? कुछ कुछ अच्छा, कुछ बोल ही नहीं रही हो तुम। हाँ, वेक्टर ए पता चल गया ना, ए क्रॉस बी होता है। तो ए वाला ए निकालना, वेक्टर ए निकालो। 0 - 0, A - 0 हो जाएगा। ए जीरो आई प्लस ए जे प्लस 0 के, ठीक है। फाइनली ये आ गया ए जे कैप, आ गया। ए वाला देखना जरा क्या आएगा। ए आई प्लस ए के, बहुत अच्छे। अब थोड़ा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट करना। ए जे क्रॉस ए आई प्लस ए के कैप, कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट? ए आई और ए जे क्या होगा? पहले ए तो ए स्क्वायर हो गया, जे क्रॉस आई क्या होता है? तो तुमने ये सीखा होगा, ये सीखा होगा कि एक आप वो बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आई, यहाँ लिख लीजिए जे, और यहाँ लिख लीजिए के, है ना? अब हम कह रहे हैं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जे क्रॉस आई निकालिए, तो तुम कहोगे कि क्या, दो का क्रॉस हो रहा है, लेकिन उल्टा तो माइनस के। ठीक है, तो हम यहाँ, आप आता है ना, तब क्या? तो ये हो गया माइनस के ए स्क्वायर माइनस के, ए स्क्वायर माइनस के। अब देखो, अब ये वाला देखना, ए और जे और के क्या होगा? आई होगा ना, इस ए स्क्वायर आई, देख सकती हो? बहुत अच्छे, बहुत उत्तम, तुमने बहुत काम कर लिया।
ए हमें पता है वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर ए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वेक्टर ए जो है वो है ए स्क्वायर आई माइनस के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वेक्टर ई, मैं समझा तो रहा हूँ यार, समझ लो, दिमाग में बैठा लो। अच्छा मतलब तुम्हें जब कोई भी बुराई नहीं मिलती है मेरे अंदर, तो मेरे राइटिंग की बुराई करना स्टार्ट कर दो। अच्छा सच्ची मुझे लगता है ना कि मैं औसम लिखता हूँ, ओपी। दिस इज आई, ठीक है, यही दोनों चीज है ना? अब जब मुझे वेक्टर फॉर्म में पता है ना, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। फाइ इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस, बस खत्म। वेक्टर ई की जगह पे लिख दो ई नॉट आई डॉट ए स्क्वायर आई माइनस जे। अब डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा ना, आई को आई में करते हैं, बाकी आई डॉट के तो जीरो होता है, तो हो गया ई नॉट ए स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, खत्म। ओ लल्लू क्वेश्चन, एडवांस वाले लल्लू क्वेश्चन दे रहे हैं, देख रही हो? आंसर आ गया? नहीं आया? गुड गुड। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्या, लल्लू क्वेश्चन था मतलब, ठीक है। हाँ, तुम्हारे लिए भी, तुम मेरी स्टूडेंट हो, मत भूलो, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है। पागल हो क्या? मैं आज सुबह से खाना ही नहीं खाया हूँ और तुम मजाक उड़ा रही हो, मतलब मजे ले रही हो कि बहुत ज्यादा डिश बना ली, बात है यार। खाना सुबह से खाना नसीब नहीं हुआ है। अच्छा, तो पता है सुबह से खाना नसीब नहीं हुआ है मुझे, क्योंकि एक तो सुबह सुबह एग्जाम था, उसके बाद मीटिंग थी, और मतलब उन्होंने ही मुझे दिया था काम, उनका ही काम करते रह गया, ऊपर से आके डांट उठ के चले गए लोग। बहुत बेकार था, मतलब सीनियर होती ही ऐसे हैं यार। और एक ऊपर से नई लड़की आई है, क्या नाम है, मतलब एक सना नाम की लड़की है, सेकेंड ईयर में ही है, पर मेरी अब जूनियर बन के आई है एज इंटर्न। तो उसने मतलब अलग से ही बेइज्जती करवा दी। टीचर, उसने सीनियर ने बोला कि सना तुमको कोई डाउट, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं बोला, तो उसने बोला कि ठीक है। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो वो नहीं बता पाया मैं। तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना वो मुझसे पूछे, सीनियर जो सीनियर था, मैं उसे भी नहीं बता पाया। फिर उस लड़की से पूछा, अब उस लड़की का क्वेश्चन था तो वो बता ही देगी, ऑब्वियस सी बात थी, उसने बता दिया। फिर कह रहे थे देख लो, तुम्हारे एक साल बाद आई है, ऐसा वैसा। मैं बोला हद है यार, मतलब मैं क्या, मुझे क्या, तब उसे देख के मैं करूंगा क्या भाई? मूड खराब हो गया है तब से। खैर छोड़ो, उसके बाद से तुम्हारी क्लास थी, तो अब जाऊंगा तो खाना बनाऊंगा अच्छे से, फिर खा के सो जाऊंगा। अब पढ़ने का आज मूड नहीं कर रहा है। हाँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वेरी कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर रखा गया है, ठीक है। दिस इज द स्क्वायर विच इज सिचुएटेड इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर दे दिया गया है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है, ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू टू एक्स है, ठीक है। अब तुमको फाइंड करना है। अरे यार, मतलब जिस दिन पहले पढ़ाता हूँ, क्या कम पहले छोड़ दूंगा उस दिन नौटंकी, जिस दिन 5 मिनट ज्यादा ले लूँ उस दिन भी नौटंकी, हद है। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू स्क्वायर, ये होमवर्क है, करके लाओगी? हाँ ठीक है, कैसे करोगी? एक्स पे जाके डीएक्स का कंपोनेंट ले लेना। देखो यहाँ वेरी कर रहा है ना, नहीं कर रहा वेरी, पक्का कर लोगी? हाँ ट्राई कर। हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मैं हिंट दे देता हूँ। तो मैं क्या करना होगा ना, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वेरिएबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल है, तो एक छोटा सा रीजन मानना जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, और मान लेना वो डीएक्स एरिया का है, ठीक है। कितने एरिया का है? डीएक्स एरिया का है। और डीएक्स एरिया की वजह से जो डी होगा क्या होगा वो,
लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है? dx है। सॉरी लंबाई 3 है और चौड़ाई dx है। ठीक है, dA मिल गया अपने को। अब चाहिए अपने को क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने x पे जाके dx का लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है वो है E नॉट और 2x है। अब फाई चाहिए, तो डी फाई निकालो छोटे से एरिया की वजह से, तो वो डी फाई क्या होगा? इसका एरिया और मल्टीप्लाई बाई डी। तो जो छोटा वाला एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट इंटू 2x होगा, है ना? और इसका एरिया कितना है? dx इंटू 3 है। ये तो छोटे की वजह से है, लेकिन अपने को टोटल चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट रख लेना, जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है, जीरो से लेके 2 तक। ठीक है, ई नॉट 2x dx इंटू ई। ठीक है, मैं इस स्लाइड को हटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है। नहीं मतलब मैं सारा कुछ कर ही दिया था, तो तुम्हें करना क्या था? बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था ना। अब तुम खुद करके मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे। क्लास क्लास खत्म करें? होमवर्क नोट कर लियो? बहुत अच्छे, बहुत होशियार लड़के हो तुम। अच्छा, रियली? ठीक है, मोस्ट वेलकम। पढ़ लो पहले, डॉक्टर बन जाओ, फिर तुम अपना कीमती वक्त मुझे देना, ठीक है? अच्छा, मुझसे पैसे तो नहीं लोगे ना अगर फ्यूचर में मुझे कभी इलाज विलाज करवाना पड़ा तो? हाँ, बहाना भी मत करना, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, ज अगर हमको किसी से पैसे लेने होता है ना, पैसे नहीं लेने होते हैं ना, तो हम उसके लिए बहाना बना देते हैं कि अरे यार हम तो ये नहीं कर पाएँगे। मतलब ऐसा मत कह देना कि देखिए आपका जो है ना, आपको मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है और हम इसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम आई के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है? हाँ, फ्री में इलाज करना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। मतलब तुम फीस लोगे? हद है। हाँ, हाँ, और ऐसा मत करना कि फीस नहीं लेना ना, तो मतलब तुम मुझे दिखा देना कि हम सर आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप दवा वहाँ से ले लीजिए जाके, और वहाँ पे रहेगा कमीशन तुम्हारा। ठीक है? और पता चलेगा मुझे लूट लिया। नहीं, नहीं मैं मैं चाहूँगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े, कभी ना पड़े, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ ना डॉक्टरों से दूरी बना के रखूँ सच में। मतलब डॉक्टर हमसे जितना दूर है ना उतना सही रहेगा। हाँ, मतलब कोई नहीं चाहता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा होता है या मेरी फैमिली में कभी किसी को होता है ना, तो तुम मेरी हेल्प कर देना, ठीक है? अपना कीमती वक़्त दे देना। ओके, वेट मत करो ना। ठीक है? ओके, बाय।